नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं दूरदर्शन मध्य प्रदेश और आपका स्वागत है सजीव फोन इन कार्यक्रम नमस्कार एमपी में। मैं हूं डॉक्टर तपस्या। आप सब जानते हैं कि जब तक हम स्वस्थ रहते हैं तब तक हमारा जीवन बहुत आनंदमय रहता है। जब हम बीमार होते हैं तभी हमें पता चलता है कि हमारा सेहत और हमारा शरीर कितना महत्वपूर्ण है। भागदौड़ भरे जीवन में हम सब जानते हैं सेहत का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन इसी के साथ में अगर जब वो गड़बड़ हो जाए तो उसका जो खर्चा है वो हमारे लिए और भी ज़्यादा परेशानी जनक हो सकता है। और इसी के लिए आज का जो विषय हमने चयन किया है जिस पे हम लोग बातचीत करेंगे, स्वास्थ्य बीमा लेते समय क्या सावधानियां लेनी चाहिए। और इस विषय पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ में बहुत ही खास एक्सपर्ट जुड़ गए हैं। रवि तिवारी जी, आप क्लेम निदान के संस्थापक हैं, पेशे से लॉयर भी हैं और साथ में बीमा क्लेम एक्सपर्ट भी हैं। तो सर, आप बहुत समय से इस फील्ड में काम कर रहे हैं, आज हमारे शो में आए उसके लिए बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका, और दीपावली की बहुत शुभकामनाएं सभी दर्शकों को और हमारे पूरे चैनल के हमारे जितने भी हमारे साथी लोग हैं सभी को। जी बिल्कुल, और इसी के साथ में सर आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं। और जिस विषय पे हम चर्चा कर रहे हैं, मुझे लगता है इससे अच्छा गिफ्ट इस समय अपने दर्शकों को हम कुछ नहीं दे सकते हैं, क्योंकि जो जानकारी हम देंगे वो सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। सर, जैसे कि स्वास्थ्य बीमा की आज हम लोग बात करने वाले हैं, तो एक आम जन के जीवन में इसकी क्या ज़रूरत होती है, क्यों महत्व होता है, इस यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। जी बिल्कुल सही आपने बोला। और आजकल आपको भी मालूम है कि लाइफ स्टाइल लोगों की ऐसी हो गई है कि कभी भी कुछ भी हो जाए, कोई अनिश्चितताएं इतनी ज़्यादा हो गई हैं। कोविड के बाद से बीमारियां बहुत ज़्यादा हो रही हैं और हॉस्पिटल के जो एक्सपेंसेस हैं वो डे बाई डे बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होते चले जा रहे हैं। उनकी अपनी जो भी गाइडलाइंस हैं, ट्रीटमेंट कॉस्ट है, वो सब बढ़ता चला जा रहा है। तो जब कभी ऐसा होता है, खासकर मैं बात कर रहा हूँ मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास जो फोकस्ड हैं इस चीज़ को लेकर के, तो उनके साथ समस्या ये होती है कि अगर ईश्वर न करे कभी ऐसी स्थिति पैदा होती है जब हॉस्पिटल में किसी बीमारी को लेकर एडमिट होना पड़ता है या किसी ट्रीटमेंट के लिए या किसी सर्जरी के लिए, तो उस समय पे अटेंडेमली एक बड़ा अमाउंट जो अरेंज करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो उस समय पे स्वास्थ्य बीमा बहुत ही आवश्यक है हर किसी के लिए और बहुत काम की चीज़ है। उस समय ये हम उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। कैशलेस की सुविधाएं होती हैं। बिल्कुल। जो भी स्वास्थ्य बीमा आप लेंगे उसमें हॉस्पिटल में आप जाएंगे तो आपको कैशलेस मिलेगा, तो आपको अटेंडेमली इतना बड़ा जो अमाउंट है वो उसकी ज़रूरत नहीं होती। एक अच्छा हॉस्पिटल आप चूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर इंश्योरेंस नहीं है तो फिर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है कि उसकी कॉस्टिंग देखनी पड़ती है। बट अगर एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस है तो आप किसी भी अच्छे हॉस्पिटल में, बड़े हॉस्पिटल में, या फिर जो भी अगर महंगा ट्रीटमेंट है तो भी उसके लिए भी यू कैन गो अहेड फॉर दिस। बिल्कुल। लेकिन सर, जैसे अभी जीएसटी में काफ़ी सारे परिवर्तन आए हैं, तो इसमें अगर मैं बीमा को लेकर बात करती हूँ, स्वास्थ्य बीमा को लेकर, तो क्या उसमें भी कोई परिवर्तन आया है? हाँ, ये बहुत ही अभी नया एक ड्रास्टिक चेंजेस कहेंगे इसको, और बहुत दिनों से ये डिमांड थी। सारे जितनी भी हेल्थ इंश्योरेंस की इंडस्ट्री है, पूरी इंडस्ट्री की डिमांड थी। एक्चुअली ये बहुत कॉस्टली पड़ता था, पहले 18% जीएसटी था। तो प्रीमियम वैसे भी आपको मालूम है कि कम नहीं है, इसकी प्रीमियम भी बहुत ज़्यादा होती है। मिनिमम 5 लाख का सम इंश्योर्ड आप लेंगे तो प्रीमियम काफ़ी होती है उसकी। और उसके बाद उसमें जीएसटी अप्लाई होता था, तो जीएसटी की 18% जीएसटी काफ़ी हो जाता था। तो बहुत दिनों से ये डिमांड चल रही थी पूरी हेल्थ इंडस्ट्री की, और साथ में जो हमारे जो पॉलिसी होल्डर्स हैं उनकी डिमांड थी। तो लेकिन सरकार ने इसको कंसीडर किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हम बोलते हैं। अपने गवर्नमेंट का जो स्टेप है, बहुत ही सराहनीय कदम उठाया उन्होंने कि पूरा का पूरा जो जीएसटी है पूरा वेव कर दिया है। तो चूंकि अभी जीएसटी नहीं है, इसको जो हेल्थ इंश्योरेंस है या लाइफ इंश्योरेंस है उसमें जो इंडिविजुअल्स पॉलिसियाँ होती हैं, उस इंडिविजुअल पॉलिसी में उन्होंने जीएसटी को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया है। तो अब हेल्थ इंश्योरेंस लेना या लाइफ इंश्योरेंस लेना पहले के मुकाबले काफ़ी आसान हो गया है, सस्ता हो गया है। तो अब तो बिल्कुल सम इंश्योर्ड भी इंक्रीज कर सकते हैं, बड़ा इंश्योरेंस ले सकते हैं। अच्छा, आपने अभी जैसे बोला कि हेल्थ इंश्योरेंस लेना आसान हो गया, लेकिन सर जब हेल्थ इंश्योरेंस लिया जाता है तो उस समय ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसको ध्यान में रखना चाहिए? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम छोटी छोटी चीज़ों को नहीं पढ़ते हैं, कई बार वो जो डिटेल दी होती है उसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं, नहीं पढ़ते हैं। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसको हमको ध्यान रखना चाहिए जब भी हम कोई हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं? देखिए, सीधी सी बात है कि आप कुछ भी, हेल्थ इंश्योरेंस क्या है? दिस इज द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट फॉर 1 ईयर, कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द इंश्योरर एंड पॉलिसी होल्डर। अब ये कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है तो नियम और शर्तों के अधीन होता है। बिना नियम और शर्तों के कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। तो इसी प्रकार से ये जो बीमा है इसमें भी नियम और शर्तें होती हैं। उन नियम और शर्तों के बारे में हमें सही जानकारी देना सबसे पहला कर्तव्य है हर एक पॉलिसी होल्डर का। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है उसका प्रपोजल फॉर्म।
जो प्रपोजल फॉर्म होता है उसी प्रपोजल फॉर्म पे आपकी पूरी हिस्ट्री को हमें डिस्क्लोज करना चाहिए। अगर कोई ऐसा हेल्थ, जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है इसमें हेल्थ स्टेटस को डिस्क्लोज करना। जो हेल्थ स्टेटस यानी कि कभी भी आपको कोई हॉस्पिटल में एडमिशन हुआ हो, कभी किसी चीज़ के लिए आप एडमिट हुए हों, कभी आपको कोई बीमारी हुई हो, कोई ट्रीटमेंट आपका चल रहा हो, कोई मेडिसिन आपने ली हुई हो, वो बड़े स्पेसिफिक उसमें क्वेश्चंस होते हैं। तो उसमें प्रॉपर उस क्वेश्चंस को हमें आंसर करना है, यस और नो में जो भी आपका स्टेटस है उस पर टिक करना है। और सपोर्टिंग एविडेंस के तौर पे अगर कोई आपके पास डिस्चार्ज समरी या डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन या टेस्ट की रिपोर्ट अगर आपके पास है तो प्रपोजल फॉर्म के साथ इंक्लोज करके उनको देना चाहिए। साथ में अगर इसके अलावा आपके पास कोई और इंश्योरेंस है तो उसके बारे में भी आपको उस पॉलिसी में बताना चाहिए। आपका जो KYC का सही डिटेल देना चाहिए और उसके अलावा आपका जो इनकम है वो इनकम आपको सही बताना चाहिए, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसियों में इनकम बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसी के आधार पे डिसाइड होता है कि आप उसके लिए एलिजिबल हैं इंश्योरेंस लेने के या नहीं। लेकिन और जो हेल्थ इंश्योरेंस होता है उसमें हेल्थ स्टेटस सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप एलिजिबल हैं उसके लिए कि नहीं। क्योंकि सीधी सी बात है, जब आप सारी चीज़ें डिस्क्लोज करते हैं तो कंपनी का अपना एक प्रोसेस होता है जो इंश्योरर होते हैं, और वो उनका ये प्रोसेस होता है कि उस प्रपोजल फॉर्म को मेडिकल अंडरराइटिंग के पास वो भेजते हैं। मेडिकल अंडरराइटिंग उसको देखती है कि वो जो बीमारी है वो एक्सेप्टेड रिस्क अगर है तो वो उसको पॉलिसी इशू कर देते हैं और उसमें एक इंडोर्समेंट पास कर देते हैं कि ये जो बीमारी आपको पहले से चली आ रही है, ये प्री एग्जिस्टिंग डिसीज है, पॉलिसी में उसको मेंशन कर देते हैं। तो उस बीमारी और उससे रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशंस हैं जो प्री एग्जिस्टिंग डिसीज की गाइडलाइन के तहत 3 साल तक वो कवर नहीं होगा, बट 3 साल के बाद वो चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो एटलीस्ट आपके पास एक इंश्योरेंस भी रहेगा, आपकी जो अभी की बीमारियां उसमें कवर रहेंगी, पुरानी बीमारियां भी 3 साल के बाद कवर हो जाएंगी। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। बिल्कुल। और इसी के साथ हमारे एक कॉलर भी जुड़ गए हैं, राजगढ़ से हैं रामेश्वर यादव जी। आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, प्रश्न कीजिए। जी सर, नमस्कार सर। जी सर, मेरी ऐसी समस्या थी सर, मेरी पॉलिसी पिछले 8 सालों से चल रही थी जी। और पॉलिसी 8 सालों से चल रही सर, मेरा एक्सीडेंट हो गया था तो मैं हॉस्पिटल में भर्ती हुआ और हॉस्पिटल में भर्ती होने के बाद जब मैंने डिस्चार्ज हुआ, डिस्चार्ज होने के बाद सारे दस्तावेज कंपनी को जमा करे तो कंपनी मेरा क्लेम रिजेक्ट कर देती है, बोल रही कि आपको जो है BP की बीमारी पॉलिसी लेने के पहले से है। तो सर अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ सर मैं? अच्छा, इसमें आपको वाकई पहले से थी क्या कोई परेशानी? जी सर, जी मैम, पहले से थी। ओके, वही बात आ रही है कि उन्होंने वो जानकारी दी नहीं होगी शायद कंपनी को। हाँ, अभी जो डिस्कशन जो में हमारे जो कॉलर हैं उनकी बातों से तो ये समझ में आ रहा है कि एक इनके पास इंश्योरेंस है जो 8 सालों से चला आ रहा है और कोई भी ऐसी एक डिसीज जो इन्होंने उस समय पे पॉलिसी लेते समय नहीं बताई होगी और अभी एक्सीडेंट की वजह से एडमिशन हुआ है और कंपनी ने इस कारण से रिजेक्ट किया है क्लेम को कि आपने ये बीमारी बताई नहीं। लेकिन इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है जो मेरे को समझ में आया इनकी बात सुन के, कि इनकी पॉलिसी 8 सालों से चल रही है। बिल्कुल, है ना। तो देखिए क्या होता है कि IRDA के गाइडलाइन के हिसाब से उसमें क्लॉज होता है मॉरिटोरियम पीरियड का। पहले वो 8 साल था, अभी उसको रिवाइज कर दिया गया है, 5 इयर्स कर दिया गया है। यानी कि IRDA ये बोलता है कि हर एक इंश्योरर को हम 5 साल का समय देते हैं वेरिफिकेशन के लिए। अगर आपके पास एक इंश्योरेंस आपको इशू कर दिया है और किसी कारणवश उन्होंने डिस्क्लोज उसको नहीं कर पाए या किया होगा या उसमें पॉलिसी में मेंशन नहीं है या फिर हो सकता है किसी कारणवश ना भी कर पाए हों, पर आप 5 इयर्स इज द बिग टाइम, एक लंबा समय है। उस समय पे अगर उसका उससे रिलेटेड कोई भी 5 सालों में क्लेम नहीं आता है और आपको उस समय पे उसकी जानकारी नहीं मिलती है और 5 साल के बाद अगर हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो उस कारण से उस क्लेम को रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। पर सर, अगर कोई भी बीमारी है, एग्जिस्टिंग है, फॉर एग्जांपल आज अगर कोई क्लेम लेता है, हेल्थ इंश्योरेंस लेता है और उसको कोई भी बीमारी 10 दिन बाद पता चलती है तो उसने नहीं बता पाया और उसको नहीं पता था, या फिर जो आए थे, जो एजेंट्स थे, उन्होंने नहीं बताया कि आपको अगर कोई बीमारी होती है तो आप डिस्क्लोज कर दीजिएगा उस चीज़ को, तो कई बार वो कम्युनिकेशन गैप के कारण भी ओपन नहीं हो पाती है। पर ऐसी समस्या जो कि रामेश्वर जी के साथ में, तो क्या इसमें कोई उनके लिए कोई सहायता नहीं हो सकती? नहीं, बिल्कुल हो सकती है। मैंने वही आपसे कहा कि इनका क्लेम जो है वो मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बोला मॉरिटोरियम पीरियड का जो ग्राउंड होता है उसके तहत 5 साल के बाद आप अगर डिस्क्लोज करें या नहीं करें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर 5 इयर्स आपकी पॉलिसी कंटिन्यू हो गई, लेकिन एक चीज ध्यान रखना है इसमें कि उसमें गैप नहीं होना चाहिए, 2 पॉलिसियों के बीच में ब्रेक नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, है ना। अगर कंटिन्यू आप प्रीमियम पे करते चले आ रहे हैं, पॉलिसी को समय पे रिन्यूअल कराते चले आ रहे हैं, 5 साल का समय अगर आपका हो गया है तो क्लेम आपको मिलेगा। इसके लिए आप बिल्कुल लड़ाई लड़ सकते हैं रामेश्वर जी, आप कोर्ट में जा सकते हैं, जो भी है आपकी पूरी
क्लेम आपको मिलने का पूरा इसमें चांस है। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है कि अगर वो प्रॉपर चैनल पे जाकर अगर वो वहाँ पे दावेदारी करते हैं इस चीज़ को लेकर तो उनको निश्चित तौर पे राहत मिलेगी। बिल्कुल। अच्छा, इसी के साथ में जो स्वास्थ्य बीमा की कंपनी होती है और जो हॉस्पिटल नेटवर्किंग होती है, उन दोनों का बीच में कैसे सामंजस्य बैठता है, क्या तरीका होता है कंपनी का और हॉस्पिटल नेटवर्क का? देखिए, आपको भी मालूम है कि जो हेल्थ इंश्योरेंस का सबसे बड़ा अट्रैक्शन क्या होता है? सबसे बड़ा अट्रैक्शन होता है कैशलेस की सुविधा। हाँ, बिल्कुल। इंश्योरेंस लोग क्यों लेते हैं कि अस्पताल में जाएं तो उनको पैसा नहीं लगे, वहाँ पे इतना बड़ा अमाउंट अरेंज नहीं करना पड़े। उसके लिए उनको चाहिए होता है कि कोई ऐसा हॉस्पिटल मिले जहाँ पे उनको कैशलेस हो जाए। तो कैशलेस की प्रक्रिया के लिए जितनी इंश्योरेंस कंपनियां हैं, सब ने हॉस्पिटल्स को एम्पैनल कर रखे हैं, जिनको कहते हैं नेटवर्क हॉस्पिटल। ओके। तो उन नेटवर्क हॉस्पिटल्स की जो लिस्ट होती है इंश्योरेंस कंपनियों की वेबसाइट पे अवेलेबल रहती है। जब आपको पॉलिसी मिलती है, जब आप कभी कॉल सेंटर में फ़ोन करेंगे तो उस समय भी आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी कि कौन से आप शहर में हैं, किस जगह पे हैं, उसका पिन कोड क्या है, उस शहर में कौन कौन से हॉस्पिटल्स हैं जो उस कंपनी के नेटवर्क में। हालांकि अभी जीआई काउंसिल ने एवरीवेयर कैशलेस कर दिया है। अच्छा। लेकिन ये प्रक्रिया अभी कितनी जल्दी कितनी इफेक्टिव होती है वो देन विल सी। लेकिन अभी की जो व्यवस्था है वो ये है कि आपको कैशलेस के लिए हॉस्पिटल के नेटवर्क अस्पताल में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे कैशलेस होता है। सर, एक मेरा सवाल इसमें आ रहा है, कई बार ऐसा होता है मरीज एक हॉस्पिटल में है, उसको कोई बीमारी हुई है और उसके चलते उसको कोई और ट्रीटमेंट की ज़रूरत है जो उस हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है, बट वो ऑलरेडी एम्पैनल्ड हॉस्पिटल में ही गया था फर्स्टली, लेकिन अब फर्दर कुछ और ट्रीटमेंट के लिए उसे शिफ्ट किया जा रहा है और वो एम्पैनल्ड नहीं है, क्योंकि उस समय इतना पैनिक सिचुएशन होती है कि लोग ये नहीं सोचते हैं कि हम शिफ्ट कर जाएं। ऐसी परिस्थिति में जहां एम्पैनल्ड हॉस्पिटल में वो थे, तो क्या वहां की दावेदारी उनको नहीं रहती है कि वहां पे दावेदारी करके वो क्लेम ले सकें? देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि जितनी भी इंश्योरेंस कंपनियां हैं उनके सारे शहरों में सारे बड़े बड़े टर्सरी केयर हॉस्पिटल्स एम्पैनल्ड होते हैं। जितने भी बड़े हॉस्पिटल्स होंगे, टर्सरी केयर मतलब ये होता है कि जहाँ पे सारी फैसिलिटीज हो, ऑल द फैसिलिटीज अंडर वन रूफ, वो सारे बड़े हॉस्पिटल्स, कारपोरेट हॉस्पिटल्स इंश्योरेंस कंपनियों के पैनल में होते हैं। पर कभी अगर ऐसी स्थिति आ जाए जैसा आपने बताया, तो फिर जिस हॉस्पिटल में वो पहले एडमिट हुए हैं वो नेटवर्क हॉस्पिटल, वहाँ कैशलेस हो जाएगा। अगर वो दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट होते हैं तो उस हॉस्पिटल्स में वो वहाँ से रिफ़र कर देंगे और जो दूसरा हॉस्पिटल है जो नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल है, वहाँ पे वो उस पूरे खर्चों का रियम्बर्समेंट का क्लेम कर सकते हैं। पर सर, कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट शिफ्ट हो गया, पेशेंट वहाँ है नहीं, लेकिन अगर वहाँ से कोई कंपनी से आते हैं, उनको पेशेंट नहीं दिखता है, तो वो कई बार उसको जस्टिफाई भी नहीं करते। हाँ, तो अगर पेशेंट हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है तो नेचुरली वो हॉस्पिटल के रिकॉर्ड में होगी वो चीज़। पेशेंट हॉस्पिटल में क्यों नहीं होते? क्या रीज़न है? या तो कहीं बाहर किसी इन्वेस्टिगेशन के लिए गए होंगे। जिस सपोज कि कोई पेशेंट एडमिट है, न्यूरोलॉजी का ट्रीटमेंट चल रहा है, उस हॉस्पिटल में MRI की फैसिलिटी नहीं है, तो MRI के लिए डॉक्टर ने पेशेंट को भेजा, तो वो हॉस्पिटल में अगर वो IPD में हॉस्पिटलाइज हैं तो IPD का रिकॉर्ड जो होता है उसमें एंट्री होती है, उसमें नोट डले होते हैं कि वो इस समय पे इस जगह पे वो इन्वेस्टिगेशन के लिए उनको भेजा गया है, और वो हॉस्पिटल के ही वैन में जाते हैं, इन्वेस्टिगेशन करा के आ जाते हैं। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके। अगर किसी भी कारण से रिजेक्ट हो जाता है उनका क्लेम, तो आप क्या सलाह देंगे? क्योंकि आप लॉयर भी हैं, तो आप क्या सलाह देंगे कि कहाँ पे जाना चाहिए लोगों को? क्योंकि वो इतना बड़ा अमाउंट पे करते हैं तो डेफिनेटली उनकी चाह ये होती है कि उसको दिया जाए, वापस दिया जाए, लेकिन उसके लिए क्या सही चैनल होना चाहिए कि नहीं मिलता है तब? देखिए, अगर आपको कोई भी ऐसा आपका मामला है या कोई भी ऐसा क्लेम है जो किसी कारणवश आपका रिजेक्ट हो गया है और आपको ऐसा लगता है कि वो क्लेम आपका नहीं रिजेक्ट होना चाहिए, वो क्लेम आपको मिलना चाहिए, तो सबसे पहले तो आपको एक एक्सपर्ट की ओपिनियन उसमें लेना चाहिए कि वो क्लेम जो रिजेक्ट हुआ है वो मिल सकता है या कंटेस्टेबल है या नहीं है। मेन बात तो ये है। अच्छा, हाँ। हर केस को लेके अगर आप कंपनियां, ऐसा नहीं है कि सारे क्लेमों को रिजेक्ट कर रही हैं, पर ऐसे क्लेम जो होने वाले ही नहीं है, जो 2 साल के एक्सक्लूजन पे हैं या नॉन डिस्क्लोजर प्री एग्जिस्टिंग डिसीज़ है या किसी परमानेंट एक्सक्लूजन में है, इंटॉक्सिकेशन ऑफ एल्कोहल है, उसकी वजह से कोई आपको समस्या हो गई या कोई गवर्नमेंट का लॉ है उसको ब्रीच किया है, ऐसे बहुत सारे रिजेक्शंस के रीजंस होते हैं। एक नहीं, ऐसे बहुत रीजंस होते हैं रिजेक्शंस के जो आपके पॉलिसी के टर्म्स एंड कंडीशन में मेंशन है। अगर वो प्रॉपर उस वे पे कंपनी ने उसको रिजेक्ट किया है तो उसको लेके जाने पे पैसा और समय और इसका सबका आपका जो है वो वेस्ट ही होना है उसमें। अच्छा। पर अगर आपको ऐसा लगता है तो मेरी सलाह ये है कि सबसे पहले आप किसी एक्सपर्ट की ओपिनियन लीजिए कि क्लेम आपका सही रिजेक्ट हुआ है या गलत हुआ है, और अगर ये क्लेम आपका गलत रिजेक्ट हुआ है तो नेचुरली आप उसको लेके जा सकते हैं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। सबसे पहले आप कंपनी के एक ग्रीवियंस डिपार्टमेंट होता है, ग्रो
उसमें आप अपना एक रिप्रेजेंटेशन दीजिए विद फैक्ट एंड एविडेंस कि आपको एक क्लेम क्यों मिलना चाहिए। अगर उसके बाद कंपनी आपका 15 डेज का समय होता है, 15 दिन में अगर कंपनी ने आपको रिप्लाई किया या रिजेक्शन को स्टैंड किया, तो उसके बाद आपके पास लिटिगेशंस के प्लेटफॉर्म्स हैं, आपके पास इंश्योरेंस ombudsman है, इंश्योरेंस ombudsman के प्लेटफॉर्म पे आप अपनी कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं, या फिर आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन है जिसको कंज्यूमर फोरम लोग बोलते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन में आप अपनी कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं, वहाँ पे आप केस फाइल कर सकते हैं। केस फाइल करेंगे, केस चलेगा, फिगर फैक्ट एंड एविडेंस के आधार पे फिर वो डिसाइड होता है, अकॉर्डिंगली फिर कंपनी उसको कंप्लाई करती है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी के साथ में हमारे एक कॉलर जुड़ गए हैं, संदीप जी हैं गोंडा यूपी से। आपका स्वागत करते हैं हमारे कार्यक्रम में, प्रश्न कीजिए। जी हाँ संदीप जी, प्रश्न कीजिए। मैडम मेरा प्रश्न है, पीएनबी में लाइन में एक पॉलिसी थी जी, जो कोरोना काल से मैंने उसको रीओपन नहीं कर पाया। पैसा पहले भरा था 49,500, एक 35,000 रुपये का EMI है जी। तो अब मैं उस पर फोकस दे रहा हूँ बार बार, तो वो लोग कह रहे हैं कि ये पॉलिसी का पैसा भी नहीं मिल पाएगा। ये आपका हेल्थ इंश्योरेंस है या फिर लाइफ इंश्योरेंस है? ये लाइफ इंश्योरेंस। अच्छा, तो आपने प्रीमियम कितने सालों का प्रीमियम आपने पे किया है? 1 साल का, एक साल का, दोनों का। उसके बाद आपने प्रीमियम क्यों पे नहीं किया? कोरोना आ गया था सर, तो मैंने उसमें प्रॉब्लम में हो गया। और कितना समय है आपको, कितने समय तक आपने उसका भुगतान नहीं किया है प्रीमियम का? कोविड के बाद से ही नहीं किया है। कोविड के बाद से ही नहीं किया जी। ठीक है, तो ऐसे केसेस में देखिए क्या होता है कि ग्रेस पीरियड दिया जाता है प्रीमियम पे करने के लिए। अच्छा। और उसके लिए बहुत सारे माध्यम होते हैं, आप ऑनलाइन प्रीमियम भी पे कर सकते हैं, आपको ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है या कहीं पे बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है, उस हिसाब से हो सकता है। रिलैक्सेशन जो बीमा कंपनियां हैं उनके अधिकार क्षेत्र में है कि वो आपको कितना रिलैक्सेशन दे, बता IRDA के हिसाब से जो ग्रेस पीरियड है, उस ग्रेस पीरियड में अगर आपने प्रीमियम पे नहीं किया है तो फिर वो बीमा का कवर नहीं होता। अब इनका जो दूसरा कवर तो इनका नहीं होगा अब, है ना, लेकिन इनका जो दूसरा कंसर्न है कि क्या वो पैसा उनको वापस मिलेगा। हाँ। चूँकि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशन होती है। कुछ पॉलिसियाँ ऐसी होती हैं जो कुछ पार्ट उसका रिटर्न करती हैं अगर प्रीमियम पे नहीं किया है, तो अगर आप पर पॉलिसी को सरेंडर करेंगे तो सरेंडर करने पे कुछ परसेंटेज वो रिफंड करेंगी। कुछ पॉलिसियाँ ऐसी होती हैं जिसमें ये होता है कि 3 इयर्स तक आपको कंटिन्यू पे करना है, अगर उसके पहले आपने उसको ब्रीच किया तो 0 रिफंड होगा। कुछ कंपनियाँ 5 इयर्स का रहता है। तो इस तरीके से वो पॉलिसी की इनकी कंडीशन देखनी पड़ेगी, अदरवाइज चांसेस कम है। अच्छा सर, एक चीज़ और है कि ये तो हमने पहले बात करी थी कि हमको जो पॉलिसी लेनी है उनमें क्या ध्यान रखना है। अगर हम कौन सी कंपनी का चयन कर रहे हैं हेल्थ इंश्योरेंस लेते समय, तो उसमें भी हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि हमें कैसी कंपनी लेनी चाहिए, कहाँ से हमको हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए, उसके लेकर आप क्या बताना चाहते हैं? देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट है आप कौन सी पॉलिसी का चयन करते हैं। ओके। क्योंकि जितनी भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां हैं वो IRDA की रूलिंग के आधार पे और उनके सर्कुलर्स और उनके गाइडलाइन के आधार पे पॉलिसियों को डिज़ाइन करते हैं। ओके। सारी पॉलिसियों की जो टर्म्स एंड कंडीशन होती है वो IRDA द्वारा अप्रूव्ड होती है। तो कोई भी कंपनी उस कंडीशन से बाहर जाके आपके लिए कोई भी सेटलमेंट या रिजेक्शन नहीं कर सकती है। तो कंपनी एक कहना चाहिए कि पॉलिसी आप किसी भी कंपनी से लें, बट आप ये देखिए कि उसमें फीचर्स अच्छे हैं या नहीं है। क्या उसमें आपको डिस्पोजेबल कवर करके कंपनियां दे रही हैं? क्या आपको जो अच्छे अभी जो नए फीचर्स आए हैं जिसमें कि बोनस 100% बोनस हो जाता है, रिचार्ज बेनिफिट हो जाता है, अगर आपका अमाउंट पूरा का पूरा खत्म हो गया सम इंश्योर, तो वापस उतना सम इंश्योर कंपनी आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देती है। तो इस तरीके की बहुत सारी फैसिलिटीज हैं। तो आपके पास देखिए, पहले की बात अलग थी, पहले चॉइस नहीं थी लोगों के पास, आज तो बहुत चॉइस है। आज तो बहुत सारी चॉइस है। अच्छा, तो स्विच भी कर सकते हैं क्या कंपनी अगर कोई चाहे तो? हाँ बिल्कुल। अगर आप किसी एक कंपनी से सपोज आपने एक बीमा ले लिया, उससे 2 साल 3 साल 4 साल आपने जो भी है चलाया उसको, अब उसके बाद आपको ऐसा लग रहा है कि उस कंपनी में मेरे को सर्विसेज अच्छी नहीं मिल रही या किसी भी और कारण से अगर आप चाहते हैं कि वो बीमा आपको दूसरी कंपनी में लेके जाना है, तो अभी पोर्टेबिलिटी का जो क्लॉज है उसके पोर्टेबिलिटी के क्लॉज के तहत आप पॉलिसी को पोर्ट कर सकते हैं। क्या बात है। और इसी के साथ में हमारे बैतूल से एक कॉलर जुड़ गई हैं, रिया गुप्ता जी हैं। जी प्रश्न कीजिए रिया जी। जी मैम, गुड मॉर्निंग मैम। सर, मेरा नाम रिया गुप्ता है, मैं बैतूल से बात कर रही हूँ जी ना। मेरे फादर
मेरे फादर के पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा था, तो हम लोग उनको क्या है हॉस्पिटल लेकर के गए। हॉस्पिटल वालों ने उनको 2 से 3 दिन तक के एडमिट रखा, ठीक है। फिर हमने उसके बाद में हमने कंपनी में क्लेम किया, तो कंपनी वालों का ये बोलना है कि ये जो है वो ओपीडी बेसिस पे मैनेज हो सकता था, इनको हॉस्पिटल में एडमिट होने की जरूरत नहीं थी। अच्छा, हाँ, तो ऐसी क्लेम कैसे मिल सकता है? जी जी, ऐसी परिस्थितियां भी आती हैं। मुझे लग रहा है कि मतलब जो कंपनी से आते हैं उनका कहना ये भी होता है कि ओपीडी बेसिस पे भी, ये तो कैसे डिसाइड किया जाएगा, ये तो डॉक्टर डिसाइड करेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। अभी वैसे हमारे पास भी बहुत सारी ऐसी कंप्लेंट्स हैं जो n नंबर्स ऑफ कंप्लेंट्स हैं, इसी कारण से कंपनियां क्लेम रिजेक्ट कर रही हैं कि इट शुड बी ट्रीटेड ऑन ओपीडी बेसिस, हॉस्पिटलाइजेशन वाज नॉट वारंटेड। तो एक कंपनी का एक सर्कुलर जो होता है, मतलब टर्म्स एंड कंडीशन जो होती है, उसमें एक क्लॉज लिखा होता है। उस क्लॉज में ये लिखा होता है कि पेशेंट का हॉस्पिटलाइजेशन शुड बी रिक्वायर्ड विद इन 24 आवर्स एंड इट शुड बी सपोर्टेड बाय द एविडेंस लाइक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट एंड जो भी है डायग्नोसिस उसका प्रॉपर होना चाहिए, है ना। दूसरा ये लिखा है उसमें क्लॉज में कि इन्वेस्टिगेशन पर्पस से अगर कोई हॉस्पिटलाइजेशन होता है तो वो क्लेम पे नहीं होगा। इसी गाइडलाइन के तहत कंपनियां इस तरीके से क्लेम रिजेक्ट कर रही हैं, बट मैं ऐसा मानता हूं कि सारे क्लेम होने चाहिए, बिकॉज द ट्रीटिंग डॉक्टर ओनली द पर्सन इज द डिसाइडिंग अथॉरिटी द पेशेंट टू बी हॉस्पिटलाइज और नॉट। उस समय तो नहीं डिसाइड करेगा ना पेशेंट की, नहीं आप इन्वेस्टिगेशन पे, क्योंकि उसके लिए तो जान इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली तो अच्छा, कई बार क्या होता है कि जब पेशेंट हॉस्पिटल में पहुंचते हैं तो उनकी जो कंडीशन होती है 2 तरीके से एग्जामिन करते हैं डॉक्टर, या तो क्लिनिकली करते हैं, पैथोलॉजिकली करते हैं। सही बात है। कई बार पैथोलॉजिकल की रिपोर्ट्स नॉर्मल होती हैं, हाँ, क्लिनिकली परेशान है, बट क्लिनिकली उसको इतना पेन हो रहा है और उसको चलते नहीं बन रहा है या चक्कर आ गया, जैसे कि मैडम ने बताया कि उनको इतना तेज एब्डोमिन पेन। अब एब्डोमिन पेन अगर सीवियर एब्डोमिन पेन है तो कुछ भी हो सकता है। सही बात है। अगर वहां पे गए तो तत्काल उसको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है और इमीडिएटली उसको इमरजेंसी में ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। तो अगर अच्छा, दूसरा ये है कि जो पॉलिसी होल्डर्स जिन्होंने पॉलिसी ले रखी है, किसी के पास इतना समय नहीं है कि 3 दिन जाके हॉस्पिटल में एडमिट रहे 20-25-50 हजार रुपए के लिए। एग्जैक्टली, सही बात। तो उनको अननेसेसरी हॉस्पिटलाइजेशन लेने का कोई औचित्य नहीं बनता यहाँ पे, है ना। तो जो ये क्लेम जो मैडम का था, ये क्लेम बिल्कुल कंटेस्टेबल है और इसको मिलना चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से मैं तो ये मानता हूँ कि ऐसे सारे क्लेम अगर आप लिटिगेशंस के थ्रू जाते हैं तो कोई भी ऐसा मामला नहीं है जिसमें लिटिगेशन में ये केस आप लूज करेंगे। ये सारे केस विन होते हैं फर्स्ट क्लास, क्योंकि ट्रीटिंग डॉक्टर ने अगर आपको ट्रीटमेंट दिया है, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हुआ है, हॉस्पिटल में एडमिट रहे हैं, आईवी सेट आपका लगा है, तो वो घर पे वो चीजें पॉसिबल नहीं है हो पाना। करेक्ट। अच्छा सर, आप खुद भी लॉयर हैं, आप बहुत सारे, जैसे आप अभी भी बहुत सारे लोगों के कॉलर्स के भी आप परेशानियों को सॉल्व कर रहे हैं, तो आप किस तरीके से करते हैं? क्योंकि समय की थोड़ी कमी है, हम जल्दी से चाहेंगे कि आप कैसे उनकी मदद करते हैं। देखिए, हम लोग तो सीधा, हमारे पास ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म है, हम लोग इस तरीके से लोगों की हेल्प करते हैं। उसमें लोग अपनी कंप्लेन रजिस्टर्ड करते हैं और फिर उसके बाद हमारी पूरी टीम लॉयर्स की या डॉक्टर्स की, हेल्थ इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस एक्सपर्ट्स की टीम जो है वो उनको एग्जामिन करती है। एग्जामिन करके हम पहले ये देखते हैं, एक्सपर्ट ओपिनियन लेते हैं कि क्लेम होने वाला है कि नहीं होने वाला। नहीं होने वाला होता है तो हम उनको प्रॉपरली इन्फॉर्म करके समझा देते हैं कि आपका क्लेम नहीं हो पाएगा और जो रिजेक्शन है वो इन ऑर्डर है। और अगर होने वाला होता है तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, हम उनको गाइड करते हैं, सलाह देते हैं कि इस तरीके से आपका क्लेम हो सकता है। लिटिगेशन के माध्यम से बहुत सारे कोर्ट हैं हमारे, बहुत सारे मामले वहाँ चल रहे हैं, तो उनको रिलीफ इस तरीके से, जो भी मैक्सिमम रिलीफ है वो दिलाने की पूरा भरसक प्रयास करते हैं। सर, कुछ सेकंड्स में संक्षेप में क्या मैसेज हमारे दर्शकों को आप देंगे? बस मैसेज सिर्फ एक है कि आप हमेशा स्वस्थ रहिए, अच्छे से रहिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए और एक हेल्थ इंश्योरेंस जरूर लेके रखिए अपने परिवार के लिए, जो आपके हमेशा बुरे वक्त में साथ देगा। और उस हेल्थ इंश्योरेंस को जब भी आपको लेना है तो आपको पूरी चीज़ें, अपनी कंडीशन, हेल्थ स्टेटस, सब कुछ डिस्क्लोज करना है प्रॉपर वे में, आपको कभी कोई इशू नहीं आएगा। बस यही मैसेज है। जी बिल्कुल। और रवि सर, आप यहाँ पर आए, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी, और क्लेम निदान के आप संस्थापक हैं, लॉयर हैं, और जिस तरीके से आप क्लेम के एक्सपर्ट होते हैं के नाते आप भावनात्मक तौर पे भी लोगों की मदद कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और बहुत अच्छी जानकारी के लिए आपने जो समय निकाला उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। तो दर्शकों, आज के हमारे कार्यक्रम नमस्कार एमपी में बहुत ही खास विषय पे हमने चर्चा करी, क्योंकि आज भाई दूज है, उस पे हमने विस्तार से बातचीत करी थी। और इसी के साथ में हम सब जानते हैं कि हमारी सेहत, हमारा स्वास्थ्य बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए। तो उसके लिए जब हम बीमा लेते हैं, स्वास्थ्य बीमा लेते हैं, तो क्या सावधानियाँ लेनी चाहिए, उसके बारे में विस्तार से चर्चा की। आज नमस्कार एमपी में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए। अपना ध्यान रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।